हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकर स्टडी पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग एनसीईआरटी के एसएसटी के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आपका सीटेट, स्टेट, बीपीएससी या फिर अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी किताब से लिया गया क्वेश्चन है। आज का जो हम लोग का सेशन है वह सामाजिक विज्ञान के लिए है, यानी एसएसटी के हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी सभी से मिला करके आपके लगभग 40-50 क्वेश्चन आज के इस सेशन में रहेंगे, जो कि एनसीईआरटी बेस पे है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के सबसे पहले सवाल को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाने वाले वृक्ष हैं, यानी कि कौन से इसमें से तीनों ऑप्शन में से कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। ऑप्शन है सागौन, बी है पीपल, सी है महोगनी, डी है मोर और ई है नन, यानी कि एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। आपको मैंने सारे क्वेश्चन अब यहाँ पे 5 ऑप्शन के साथ लेकर के आए हैं, जो किसी भी तरह का एग्जाम हो जिसमें आपको कभी भी परेशानी ना हो अगर इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं। तो एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाली है आज की सेशन से। तो आपके पहले क्वेश्चन है, इसका जवाब क्या होगा, आप इसका आंसर करेंगे कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं वो कौन से हैं। इसका सही जवाब जाने वाला है महोगनी, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षावन में महोगनी वृक्ष पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल कहाँ है, यानी कि जो एशियाई शेर हैं, भारतीय शेर हैं, इसका प्राकृतिक वास स्थल कहाँ है। तो ये है गुजरात के गिर जंगल में। गुजरात के गिर जंगल में ही भारतीय शेरों का एशियाई वास स्थान है। इसी को गुजरात का जो है ना बब्बर शेर के नाम से भी इसको जाना जाता है। यही गिर जंगल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ना, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके लिए ये वीडियो। तो इस तरह के जो भी वीडियो है ना, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, तभी आपको मिल पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सिर्फ सब्सक्राइब करने से नहीं होगा, बेल वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग में आए जाने वाले जो औषधि पादप है वो कौन है। ऑप्शन है आपके सामने अर्जुन का पौधा, या फिर सर्पगंधा, या कचूर, या डी मोर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप पाएंगे कि रक्तचाप जो है ना, ब्लड प्रेशर, इसके निदान में जो प्रयोग में लाए जाने वाले औषधि पादप होते हैं उसका नाम है आपके सामने सर्पगंधा। सर्पगंधा के पौधे को इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक नदी कौन है। क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें भारत लगा हुआ है। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक नदी कौन है। तो भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक नदी कावेरी नहीं होगा, महानदी नहीं होगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ठीक है, वही आपको दुनिया का सबसे बड़ा पूछा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक नदी कौन है, तो ये हो जाता है आपका नील। ठीक है, जो साउथ अफ्रीका से निकलती है, नील नदी हो जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे भारत लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। सबसे लंबी नदी में गंगा हो जाएगी, भारत की सबसे लंबी नदी में गंगा हो जाएगी, और सबसे बड़ी नदी में ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो है बी हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है। घग्गर बिल्कुल नहीं, साबरमती नहीं, ये है आपका माही नदी। ठीक है, माही नदी जो है ना वो पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर बी। 6ठा क्वेश्चन है कि चिल्का झील के बारे में गलत कथन नहीं है, यानी चिल्का झील के बारे में कौन सा गलत कथन नहीं है, यानी वो चीज़ क्या हो जाएगा कि सही कथन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है कि यह महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, यह झील पश्चिमी तट पर स्थित है, यह खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। तो ये जो है ना चिल्का नदी, ये खारे पानी का सबसे बड़ा झील होता है। ये बातें एकदम सही हैं, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चिल्का झील के बारे में गलत कथन कौन नहीं है, यानी सही कथन के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा कि यह खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। खारा पानी कहने का मतलब हो गया कि नमकीन पानी का। ठीक है, नमकीन पानी का सबसे बड़ा झील होता है। 7वां क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बनाती है। आपके सामने ऑप्शन है तिस्ता, दिहांग, ब्रह्मपुत्र। तो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा पर जो है ना दिहांग नदी बनाती है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है कि उत्तरी मैदान के बारे में गलत कथन कौन है। ऑप्शन ए, यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना होता है, ये सही है। बी कह रहा है कि यह मैदान लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि इसमें विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है इसका विस्तार, ये भी सही है। यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी तीनों बात सही है, और आपसे पूछा जा रहा है गलत, तो इनमें से कोई गलत नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है ना नन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा। 9वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी का केवल 3% जल मीठे जल के रूप में उपलब्ध है, जिसमें कितना भाग हिमानी के रूप में उपलब्ध है। देखिए, पृथ्वी पर जो है ना 3% जल जो है 3% जल जो है केवल
केवल मीठा पानी के रूप में उपलब्ध है, बाकी के जो है ना 97% जल खारा पानी के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, तो इसमें से पूछा जा रहा है कि जिसमें से कितना भाग, इसमें जो 3% है इसमें से कितना भाग जो है वह हिमानी के रूप में उपलब्ध है, यानी हिम बर्फ़ के रूप में उपलब्ध है। तो इसमें से जो आपके 70% भाग होते हैं ये बर्फ़ के रूप में उपलब्ध होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हिमानी के रूप में इस 3% का 70% भाग ही बर्फ़ के रूप में यानी शुद्ध पानी कह सके तो मीठे जल के रूप में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है कि बड़े आकार वाले झीलों के समूह को क्या कहा जाता है, जिसका उदाहरण है कैस्पियन सागर, मृत सागर, अराल सागर। तो ये दोनों गलत है, इसका जो सही आंसर है ना बड़े आकार वाले जो झील है उसको कहा जाता है कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो क्या होता है। ऑप्शन है कि वायुमंडल की सघनता में कमी होती है, बी कह रहा है कि तापमान बढ़ जाता है, सी कह रहा है कि पवन वेग बढ़ जाता है। देखिए पवन वेग नहीं बढ़ेगा, ऊपर जाने पे पवन वेग घट जाता है, तापमान भी घट जाता है, लेकिन वायुमंडल की जो सघनता है ना, सघनता इसमें वृद्धि आती है जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे पृथ्वी की सतह से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, आपके सामने ए नंबर ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। तो आप हमें बताएं कि ये सेशन आपको अच्छी लग रही है कि ना, अच्छी लग रही है तो आप हमें जो है ना इस चैनल से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप तक पहुंच सके और इस तरह से महत्वपूर्ण सेशन को आप अटेंड करना ना भूलें। ठीक है, चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा किस माह में होती है। तो तमिलनाडु के तट पे अधिकतर वर्षा जून अगस्त में नहीं होगा, सितंबर में नहीं होगा, अक्टूबर नवंबर में होगा और इसको हम लोग बोलते हैं लौटती मानसून। ठीक है, लौटती मानसून, लौटती मानसून। इसी के वजह से ठंडे मौसम में यानी कि आपके जो माह है वो अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु के तट पे सर्वाधिक वर्षा होते हैं। इसका नाम है लौटती मानसून, समय है अक्टूबर से नवंबर माह। ठीक है, इसका आंसर सी जाएगा। 13वां क्वेश्चन है कि काली मृदा में किस पोषक तत्वों की कमी होती है। तो काली मृदा में आपको फास्फोरस की कमी होती है, इस बात को आप याद रखेंगे कि काली मृदा में फास्फोरस नामक पोषक तत्वों की कमी होती है, ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रारंभिक किस्म की खेती को भारत के झारखंड में किस नाम से जाना जाता है। ये आपके एनसीईआरटी के ही सवाल हैं सारे के सारे, घबराइएगा नहीं, सारे के सारे एनसीईआरटी के लाइन से लिया हुआ सवाल है किताब के। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना कि प्रारंभिक किस्म की खेती को भारत के झारखंड राज्य में किस नाम से जाना जाता है, वो है आपका कुड़ुवा। ठीक है, कुड़ुवा इस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर है आपके सामने सी। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। 15वां क्वेश्चन है कि बिहार जैसे कुछ राज्य में मक्का कैसी फसल है। क्या मक्का रबी फसल है, क्या खरीफ फसल है, क्या वार्षिक फसल है। तो आप पाएंगे कि मक्का रबी फसल नहीं है, वार्षिक फसल नहीं है, मक्का जो है खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर आपके सामने बी हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है कि अमेजन बेसिन के बारे में सत्य कथन क्या है। यह उष्णकटिबंधीय प्रदेश का एक मकर रेखा के मध्य में है, नहीं बिल्कुल गलत है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, ये सही है। यह ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया के छोटे छोटे भाग से अप्रवाहित क्षेत्र है, नहीं ये भी गलत है। तो आपके सामने ऑप्शन जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अमेजन बेसिन जो है वह विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि नकदी फसल का उदाहरण नहीं है। नकदी फसल का उदाहरण कौन नहीं है। गन्ना नकदी फसल का उदाहरण है, जूट बिल्कुल है, लेकिन मक्का जो है ना ये मक्का नकदी फसल का उदाहरण नहीं है, यह खरीफ फसल का उदाहरण है। कौन से फसल का उदाहरण है, तो यह खरीफ फसल का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। 18वां क्वेश्चन है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन की विशेषता नहीं है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन की विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है। यहाँ की जलवायु जनसंख्या के अनुकूल है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में बहुत अधिक लोग रहते हैं। यहाँ के लोग का मुख्य व्यवसाय कारीगरी है। देखिए जो भी नदी बेसिन है ना वहाँ पर कारीगरी नहीं होगा उसका मुख्य व्यवसाय। ठीक है, तो इसकी ये विशेषता नहीं है। यहाँ के जलवायु जो है जनसंख्या अनुकूल है, बिल्कुल सही है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में बहुत अधिक लोग भी रहते हैं, ये भी सही है, लेकिन इसका जो मुख्य व्यवसाय जो है कारीगरी नहीं है, ऑप्शन नंबर जो है सी ये विशेषता को नहीं बताता है। 19वां क्वेश्चन है कि लद्दाख में रहने वाले आदिवासी लोग हैं। लद्दाख में जो सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग रहते हैं वो किस समुदाय के हैं, किस धर्म के हैं। तो मुसलमान और बौद्ध, हिंदू और बौद्ध और ईसाई। तो आप पाएंगे कि लद्दाख में रहने वाले आदिवासी जो है वह मुसलमान हैं और बौद्ध हैं, मुसलमान हैं और बौद्ध है। इन दो समुदाय के लोग जो आदिवासी हैं ज़्यादा पाए जाते हैं लद्दाख में। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है। आपके पॉलिटी के क्वेश्चन है राजनीति शास्त्र के कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना प्रेरणा कहाँ से आई है। फ्रांसीसी क्रांति से, अमेरिकी क्रांति से, रूसी क्रांति से। तो आप पाएंगे कि जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो प्रेरणा है ना ये हमारे फ्रांसीसी क्रांति से आए हैं। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है कि
पाँचवीं अनुसूची किस विशेष समुदाय के लोगों के शासन और कला से संबंधित है? तो पाँचवीं जो अनुसूची है हमारे संविधान की, यह भाषा अल्पसंख्यक नहीं, अनुसूचित जाति नहीं, अनुसूचित जनजाति ये है, ये याद रखिए, जनजाति से है। इसमें पाँचवीं अनुसूची जो है ना, ये विशेष समुदाय कौन है? अनुसूचित जनजाति के लोगों के शासन और कला से संबंधित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 22वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही है? ऑप्शन है लिखित संविधान, कठोर संविधान, सी है बड़े देशों के लिए आदर्श। तो यहाँ पर आपके सामने आंसर इसका हो जाएगा बड़े देशों के आदर्श, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है? ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो आप पाएंगे कि भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया गैर नागरिकों का भी उपलब्ध अधिकार जो है ना, अभिव्यक्ति ये सभी को है, संपत्ति अर्जित करने का ये भी सभी को है, लेकिन ये गैर नागरिक के लिए नहीं है, जो भारत के नागरिक हैं उसी के लिए है। लेकिन ये जो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है ना, यह गैर नागरिक को भी अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 24वां क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किस श्रेणी में आता है? आपके सामने है मौलिक अधिकार, नहीं मौलिक अधिकार में नहीं है, कानूनी अधिकार में भी नहीं, ये संवैधानिक अधिकार में है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार में आता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीय संविधान दिवस और एक होता है कि गणतंत्र दिवस, ठीक है। गणतंत्र दिवस और संविधान दिवस दोनों अलग अलग चीज़ है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, लेकिन भारतीय संविधान दिवस जिस दिन संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन लागू हुआ था इसलिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, और बन के तैयार हुआ था इसलिए 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, लेकिन गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। ये दोनों चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है वह अमेरिका से लिया गया है। जो अमीर व्यक्ति रहता है उसी से तो अधिकार मांगते हैं ना हम अपना, इसीलिए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार और अमेरिका दोनों याद रखिए, इसमें भी ओ है इसमें भी ओ है, ठीक है, इससे भी आप याद रख सकते हैं। 27वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा की द्वितीय बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, लेकिन द्वितीय बैठक जो है ना ये 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, सिर्फ 2 दिन बाद, ठीक है, ये 2 दिन बाद। प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन द्वितीय बैठक में 2 दिन के बाद से राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था संविधान सभा का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने बी सही हो जाएगा कि संविधान सभा की द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 28वां क्वेश्चन है कि खुदीराम बोस को किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में बिहार के मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड के बग्गी पर बम फेंक करके उसकी हत्या करने की कोशिश की थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके विरुद्ध में हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी यह बंगाल विभाजन के विरुद्ध में हुआ था। लॉर्ड कर्जन का एक जो कारनामा था बंगाल विभाजन, उसी के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है कि रूस के किस शहर में प्रथम समाजवादी सरकार बनी है? तो ये आपके करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप अगर आप बाद में देख रहे हैं तो आपके लिए उपयोगी नहीं है उतना, ठीक है, लेकिन इतना जान लीजिए कि रूस के किस शहर में प्रथम समाजवादी सरकार बनी है? तो वह है पेट्रोग्राड, ठीक है, पेट्रोग्राड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज एक बार आज़ादी होने से पहले ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने घोषित कर दी थी। वह दिन था आपका ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 के मध्यरात्रि में इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया और उसी दिन को पूर्ण स्वराज दिन घोषित कर दिया था, 26 जनवरी 1930 के दिन को, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना है ना वो है आपके 1925 में हुई थी, 1925 में हुई थी, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि सिवान जिले में चौकीदारी कर विरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिहार के सिवान जिले में चौकीदारी कर का विरोध का आंदोलन का नेतृत्व जो है गंगा प्रसाद राय ने किया था। सीमांत गांधी नहीं होंगे, विश्वनाथ सिंह नहीं होंगे, गंगा प्रसाद राय ने किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है कि दांडी मार्च से
के संबंध में औसत्य कथन कौन सा है? तो देखिए दांडी मार्च के संबंध में ये है कि गांधी एवं उनके अनुयायी 250 किलोमीटर पैदल चले थे, सही है। छात्रों ने विद्यालय एवं महिलाओं का बहिष्कार किया था, नहीं। छात्रों ने विद्यालय एवं महाविद्यालयों का बहिष्कार किया था, नहीं। वकील ने अदालत छोड़ दी थी, ये सही है, ठीक है। तो इसमें से औसत्य कथन पूछा जा रहा है, तो ए और सी दोनों सही हैं। जो आपका औसत्य है वो ये है कि विद्यालय और महाविद्यालय का त्याग छात्रों के द्वारा नहीं किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1884, बी है 1885, सी 1886। तो आप पाएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है ना 1885 ईस्वी में किया गया था डब्ल्यू हुइम के द्वारा, ठीक है, जिसे शिमला का फ़कीर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपके सामने बी हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है कि पूरे भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? तो पूरे भारत में खिलाफत दिवस जो है ना, पूरे भारत में खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था, ठीक है। 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा कि पूरे भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? तो 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 37वां क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये प्रेस एक्ट के बारे में पूछा जाता है कि ये लागू कब हुआ था। तो आप पाएंगे कि प्रेस एक्ट जो लागू हुआ था 86 में नहीं, 76 में नहीं, ये 1878 ईस्वी में लागू हुआ था। 1878 ईस्वी में लागू हुआ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है कि कांग्रेस आंदोलन न किसी द्वारा प्रेरित था और न ही स्वार्थ साधना का आंदोलन था, यह कथन किसका था? सर अलेक्जेंडर का था, लॉर्ड कर्जन का था, या फिर लोकमान्य तिलक का था, इनमें से एक का अधिक था, या इनमें से किसी का नहीं था। तो आप पाएंगे कि कांग्रेस आंदोलन न किसी द्वारा प्रेरित था और न ही स्वार्थ साधना पर आधारित आंदोलन था, यह कथन जो है ये बीजी तिलक दिए थे, यानी बाल गंगाधर तिलक दिए थे। इन्हीं को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बीजी तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। ये लाइन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, चूँकि एनसीईआरटी के सवाल हैं तो आपको किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 39वां क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का समर्थन, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? खिलाफत आंदोलन जो था इसका समर्थन गांधी जी ने क्यों किया था? उसके पीछे क्या रीज़न था? क्या वे चाहते थे कि राजनीति चेतना फैलाने के लिए, या वो चाहते थे मुसलमानों का सहयोग प्राप्त हो, या चाहते थे कि कांग्रेस के दबाव में उन्होंने ऐसा किया है? तो आप पाएंगे कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया था क्योंकि वे चाहते थे कि मुसलमान का भी सहयोग मिले, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उसका भी योगदान मिले, इसीलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। ऑप्शन नंबर आपके सामने बी हो जाएगा, ठीक है। 40वां क्वेश्चन है कि किस घटना से खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया था? किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया था? वर्षीय की संधि, चौड़ा चौड़ी कांड, सबने अवज्ञा आंदोलन। तो ये भी नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वर्षीय की संधि। ये एक ऐसी घटना थी जिसने खिलाफत आंदोलन को प्रेरित किया था, खिलाफत आंदोलन को जन्म दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने ए हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण 40 एसएसटी के एनसीईआरटी किताब के एमसीक्यू, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों से मिक्स क्वेश्चन थे, जो आपके आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम हो 6 to 8 एसएसटी जिनका होगा, या फिर एसएसटी में स्टेट में जिनका एसएसटी होगा, या बीपीएससी में जो भी जनरल पेपर होंगे, और या फिर कोई भी अदर वनडे एग्ज़ाम जितने सारे हैं सब में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सेशन है, सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। ये सेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो मैं जब कभी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर के स्टडी को। धन्यवाद।